करते हैं या डॉक्टर सिलेक्ट करते हैं? क्लेम सेटलमेंट करते वक्त मतलब जब रिजेक्शन आता है तो ऐसे क्या क्या चीज़ों का हमको पहले ध्यान रखना चाहिए ताकि क्लेम का रिजेक्शन कम आए या फिर ना आए। इंश्योरेंस ये एक एग्रीमेंट है कंपनी के और आपके बीच में। बहुत बार ऐसा होता है ना कि छोटी-छोटी चीज़ें छुपाई जाती है, कभी अनकॉन्शियसली छुपाई जाती है, कभी जानबूझ के छुपाई जाती है। आजकल के यंग जनरेशन का ऐसा मानना है कि हमने अच्छा खासा सेविंग कर लिया है, हमने ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट भी कर लिया है, फिर भी हमको इंश्योरेंस की ज़रूरत है। बर्थ डेट तो सबको पता है, जाने की तारीख किसी को पता नहीं। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और हमारी बैठक की भी शुरुआत करते हैं। तो स्वागत करते हैं जीवन मालकर सर का। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे बैठक में आने के लिए। थैंक यू। तो सबसे पहला हमारा सवाल वही होगा सर कि आपकी ये लाइफ की जर्नी कैसे शुरुआत हुई। बहुत लंबा सवाल है लेकिन थोड़ा शॉर्ट में जवाब देता हूँ। एजुकेशन साइंस में हुआ, फिर कुछ साल आर्ट्स में बिज़नेस किया। मैं साइन बोर्ड पेंटिंग किया करता था पहले और आउटडोर पब्लिसिटी पेंटिंग, जो वाडीलाल आइसक्रीम, ब्रिटानिया बिस्किट्स ऐसे कुछ मेरे क्लाइंट थे। और उसके बाद में आ गया इंश्योरेंस फील्ड में। एक्चुअली अचानक आ गया, कुछ इंश्योरेंस फील्ड में आने का ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन साइंस से आर्ट्स और आर्ट्स से कॉमर्स तीनों साइड घूम के आया हूँ। तो इंश्योरेंस फील्ड में आने का मतलब क्या था कि जब मैं पेंटिंग में काम करता था, साइन बोर्ड्स पेंटिंग में, करीबन 17-18 साल मैंने काम किया, जो कि हमारा बचपन से चल रहा था। मतलब मेरे पिताजी टीचर थे, तो उनको थोड़ा-सा इसमें इंटरेस्ट था पेंटिंग में वगैरह, और बहुत सारे स्कूल्स में वगैरह वो पेंटिंग करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास वगैरह उन्होंने बहुत सारा किया था, और उनके साथ में मैं ब्रश धोने को जाता था। और ब्रश धोते-धोते मैं सीख गया और उसी को मैंने अपने बिज़नेस में कन्वर्ट कर लिया था। और बाद में जब मैं डोंबिवली आया, करीबन 35 साल पहले, और उस बिज़नेस में मैंने वो पेंटिंग का जो मेरा थोड़ा-सा नॉलेज था उसको मैंने बिज़नेस में कन्वर्ट कर लिया। और एक दिन मेरा एक दोस्त बोला, "इतने सारे पहचान है, इतने सारे दुकान वाले आपको पहचानते हैं, तो आप इंश्योरेंस में क्यों नहीं कर रहे हो?" मुझे एक्चुअली तब तक इंश्योरेंस का कुछ भी पता नहीं था। मेरे खुद के पास भी एक भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी, या कोई एजेंट आके उसने मुझे कन्विंस भी नहीं किया था। लेकिन मैं बोला चलो अगर ऐसा है तो करके देख लेते हैं। और फिर मैंने, मेरे एक दोस्त का मामा इंश्योरेंस एजेंट था, तो उससे मैंने बात कर लिया और क्या-क्या है, क्या बेनिफिट्स है वगैरह देख के मैं खुद ब्रांच में गया था इंश्योरेंस एजेंसी लेने के लिए। तो ऐसा किसी डेवलपमेंट ऑफिसर ने वगैरह मुझे कन्विंस नहीं किया था। मैं खुद जाके इंश्योरेंस एजेंसी ली थी। तो चलो कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, और ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि इसमें फुल टाइम काम करने का। तो जस्ट पार्ट टाइम थोड़ा बहुत बहुत टाइम पास करके अगर कुछ अर्निंग मिल रहा है तो कर लेंगे, ये इरादे से मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आया था। सही है, बहुत अच्छा सफ़र रहा सर। मुझे ये जानना है कि आपका शुरुआती पहला साल कैसा रहा और या फिर उस समय में क्या संघर्ष आपको करना पड़ा स्टार्टिंग के इनिशियल आपके लाइफ के स्टेज में या फिर इंश्योरेंस के फील्ड पे। एक्चुअली पहला साल बहुत बढ़िया रहा कि मैंने एजेंसी लिया था 27 जुलाई 1998। 1998। 1998 में तो मैंने तकरीबन एजेंसी मेरे लिया ख्याल से था। 25-26 साल। हाँ, 26 ईयर्स अभी कंप्लीट हो जाएँगे। ग्रेट। तो एजेंसी लेने के बाद मेरे डेवलपमेंट ऑफ़िसर ने मुझे समझाया, और वो टाइम में है ना, नंबर ऑफ़ पॉलिसी और नंबर ऑफ़ सम एश्योर्ड, उसके ऊपर बिज़नेस चलता था। तो ऐसा था कि 1 करोड़ का सम एश्योर्ड करो। वो टाइम में पॉलिसी भी बहुत छोटी-छोटी होती थी, 20,000 से पॉलिसी स्टार्ट होती थी। मिनिमम पॉलिसी ₹20,000 यहाँ से स्टार्ट होती थी। तो 1 करोड़ का सम एश्योर्ड करना था मुझे। और मैं सोचा चलो करके देख लेते हैं ना, एक बार ट्राई तो करते हैं। और डेवलपमेंट ऑफिसर और हमारे ब्रांच मैनेजर वो टाइम में जो थे, उन्होंने सबने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और फिर मैंने शुरू किया, तो मैं जिससे भी मिलता था, बहुत कम लोग ऐसे मिले जो ना बोलने वाले थे। पता नहीं, क्योंकि मेरे पहले बिज़नेस का जो भी एक्सपीरियंस उनका था, या इमेज थी टाइम पे काम देना वगैरह, हो सकता है शायद उसकी वजह से मुझे रिजेक्शन बहुत कम आया। और कम रिजेक्शन आने की वजह से मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन अपने आप आ गया। लेकिन मेरा जो भी बिज़नेस हुआ, वो मैक्सिमम बिज़नेस मैंने लास्ट के मंथ में, मार्च में किया था। और वो टाइम में शादी भी हो चुकी थी, एक छोटी बच्ची थी मैं मुझे। तो दिन भर पेंटिंग का काम करने के बाद में, इवनिंग में मतलब रात को 7-8 बजे के बाद में मैं ये काम करता था। और अगर इस काम के लिए मैं टाइम दूँ तो घर में टाइम देना मुश्किल था। इसके लिए करीबन 1 महीने के लिए मैंने मेरे फैमिली को, मतलब मिसेज़ को, उसके मायके में भेजा था अच्छा। कि मुझे थोड़ा-सा फ्री रखो तो मैं ये कर सकूँ। फोकस कर सके। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ पे बिना फ़ोकस के काम नहीं होता है।
तो वो टाइम में मैंने 1 करोड़ 1 लाख का सम एश्योर्ड कंप्लीट किया था क्या इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माय एजेंसी। सही है। सर मैं आपसे और एक बात जानना चाहूँगा कि आपका ये पूरे इंडस्ट्री इंश्योरेंस के एक्सपीरियंस में आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजेस ऐसा लगा कि ये चैलेंज आया और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? ऐसे तो चैलेंजेस बहुत है। जस्ट एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा क्योंकि एजेंसी लेने के 4 साल बाद में मैं फुल टाइम हो गया। तब तक मैं दोनों कर रहा था, लेकिन एक बात समझ में आई कि जब मैं पेंटिंग करता था तो कितने भी अच्छे कपड़े पहनो, कपड़े पे दाग तो आने वाला है। लेकिन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कपड़े पे दाग नहीं चलते हैं, क्योंकि अपना आउटर लुक बहुत बढ़िया होना चाहिए। कि लोग आपको पहले बाहर से देखते हैं, बाद में मुंह खोलेंगे तो बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले एक्सपेक्टेंस तो बाहर से होता है। तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि हाथ में जो बिजनेस रनिंग है उसको कैसे छोड़ा जाए, क्योंकि हर टाइम है ना, जो आज मुझे कुछ इनकम दे रहा है और वहाँ से 17-18 साल से मैं वो बिजनेस कर रहा हूँ और वो बिजनेस अच्छा चल भी रहा है, तो उसको छोड़ के अगर मैं फुल टाइम हो जाऊँ दूसरे बिजनेस में, तो रिस्क तो आता है। लेकिन मैंने वो रिस्क उठाई थी। उसके पीछे और एक रीज़न था। मैंने एक कस्टमर का भी मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक क्लाइंट का मैंने पॉलिसी निकाला था और वो टाइम में वो पॉलिसी 8 लाख का था। मतलब करीबन मेरे ख्याल से ये 2002 की घटना होगी, और पॉलिसी लेने के 4 महीना बाद में उसका हार्ट अटैक से डेथ हो गया था। जस्ट 4 मंथ्स, और एक ही हाफ ईयरली प्रीमियम उन्होंने पे किया था। और महाराष्ट्रियन पर्सन था, बिज़नेस वाला था। उसके जाने के बाद उसके फैमिली के पास जब मैं गया था बाकी के प्रोसेस करने को, तो बहुत मतलब वो कंडीशन इतनी ख़राब थी, क्योंकि उसके घर में एक छोटी बच्ची थी 2 साल की, एक 4 साढ़े 4 साल का लड़का था जो टोटली फिज़िकली और मेंटली हैंडीकैप भी था। और ऐसे कंडीशन में घर में कोई कमाना वाला नहीं है। और ये सिचुएशन में वो बहुत रोती थी, और जब मैं वो टाइम में चेक मिलता था, अकाउंट पे वगैरह नहीं था। तो मैं चेक लेके गया था, 8,91,000 समथिंग का कुछ चेक था, बोनस वगैरह पकड़ के। तो वो जो लेडी थी, उसकी विडो बहुत रोई, और उन्होंने कहा कि एक ही बंदे आप हो जो देने के लिए आए, और अब तक जितने भी लोग मिलने को आए सब लोग ने बोला अच्छा होगा, ठीक होगा, लेकिन हर कोई जाते जाते बोल के गया कि हमारा इतना इतना उधार है, वो आप आस्ते-आस्ते चुका दो, लेकिन आप एक ही बंदे हो जो मुझे देने को आए। और वो सब सीन देखने के बाद मैं जब घर पे गया और मैंने सोचा कि अगर ये बिज़नेस है, तो मुझे फुल टाइम करना चाहिए। कि इसके पहले जो मैं इंश्योरेंस कर रहा था, जस्ट मुझे कमीशन मिल रहा है इसके लिए मैं कर रहा था। लेकिन कोई एक फैमिली अपने वजह से अगर सर्वाइव हो रही है, तो डेफ़िनेटली ये अच्छा बिज़नेस मुझे लगा और मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में फुल टाइम आ गया। उसके बाद में मेरी पूरी फैमिली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आ गई। अच्छा। मेरे दोनों छोटे भाई भी फुल टाइम इसी इंडस्ट्री में आ गए, और एक भाई मेरा कंटिन्यूअस कर भी रहा है करीबन 24 साल से। तो मतलब लोग बोलते हैं ना कि इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस एडवाइज़र हर बिल्डिंग में 4-4 होते हैं, धंधा कैसे मिलेगा? मैं तो बोलता हूँ मेरे घर में 4 है, फिर भी सबको बिज़नेस मिल रहा है। तो ये नहीं है कि इंश्योरेंस का बिज़नेस नहीं मिल रहा है, बहुत सारा बिज़नेस मार्केट में है, सिर्फ़ आपको जाके समझाना पड़ेगा और नॉलेज लेना पड़ेगा। ओके, तो अभी थोड़ा हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तरफ आते हैं। ये काफ़ी कॉमन सवाल होता है कि इंश्योरेंस लेना क्यों ज़रूरी अभी जस्ट मैंने एक एग्जांपल आपको बताया, बरोबर। इंश्योरेंस लेना क्यों ज़रूरी है ना? क्योंकि घर का कोई कमाने वाला आदमी, ब्रेड अर्नर अगर निकल जाएगा दुनिया से, तो उस फैमिली के ऊपर क्या गुजरती है वो फैमिली ही जान सकती है। और ऐसा है ना कि हम लोग जब मोबाइल खरीदते हैं 25-50 हज़ार का या लाख का, तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसको सबसे पहले स्क्रीन गार्ड लगाते हैं। तो स्क्रीन गार्ड इज़ अ इंश्योरेंस ना। अगर मोबाइल को जो जिसकी वैल्यू 50,000 के आसपास है उसको हम लोग स्क्रीन गार्ड लगा के इंश्योरेंस करते हैं, तो अपने लाइफ की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो उसका इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मेरे ख्याल से इंश्योरेंस होना चाहिए। राइट। एक और सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस का सबसे बड़ा मतलब लाइफ इंश्योरेंस अगर हम कंसिडर करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा बड़ा मिसकंसेप्शन मार्केट में है? ऐसे तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, लेकिन सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि इंश्योरेंस का फ़ायदा मरने के बाद ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है, इंश्योरेंस से आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप आपके
बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग कर सकते हो, आपका खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो। जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में गारंटीड आने वाली है, उसकी गारंटीड प्रोविज़न आप कर सकते हो। ठीक है, आपसे और एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि लाइफ इंश्योरेंस सिलेक्ट करते वक़्त मतलब समझो एक लेमैन हूँ, तो कैसे हम लोग सिलेक्ट करें कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी सही है या फिर क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे इंश्योरेंस पॉलिसी के ऑप्शंस आते हैं, अगर समझो आप ऑनलाइन जाओ या ऑफलाइन जाओ। तो बीइंग अ लेमैन आपको क्या लगता है कि क्या सही तरीका है कि इंश्योरेंस इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो बात यह है कि कोई भी चीज़ आपको अगर लेनी है, सर्विस लेनी है, तो प्रोफ़ेशनल के पास जाना ज़रूरी है। जब हम बीमार होते हैं, तो क्या मेडिसिन्स हम सिलेक्ट करते हैं या डॉक्टर सिलेक्ट करता है? डॉक्टर सिलेक्ट करते यस, हैं। तो डेफ़िनेटली अगर आपको इंश्योरेंस करवाना है या जो भी सलाह लेनी है, तो प्रोफ़ेशनल से सलाह लेनी चाहिए और ऐसे इंश्योरेंस एडवाइज़र से आपको सलाह लेनी चाहिए, जो इस फ़ील्ड में कुछ साल से है, जो फुल टाइम है, नॉलेजेबल है। पहले उसको चेक करना चाहिए। किसी के भी पास जाके आप अगर सलाह लेंगे, तो नहीं चलेगा। तो आपको अगर सही प्लान चाहिए और सारे प्लान सही है, लेकिन आपके लिए कौन-सा सही है, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि हर प्लान की कुछ अलग-अलग मतलब बेनिफिट्स है, बराबर ना? तो अपने नीड के हिसाब से कौन-सा ज़रूरी है, अपने फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से कौन-सा ज़रूरी है, अपने प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से कौन-सा ज़रूरी है, उसके ऊपर डिपेंड है कि आपके लिए सूटेबल प्लान कौन है। तो आप बोल रहे हो कि एक अच्छा अगर इंश्योरेंस एडवाइज़र रहेगा, वो अपने को प्रॉपर और अपने हिसाब से जो यस, चाहिए आपको, वो सिलेक्ट करके आपको बता सकता है। प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइज़र आपको सही एडवाइस दे सकता है। ओके। अभी देखो इंश्योरेंस इंडस्ट्री नहीं मतलब ऑल ओवर सारे इंडस्ट्री डिजिटलाइज़ेशन की तरफ मुड़ रहा है। तो आपके हिसाब से इंश्योरेंस इंडस्ट्री कितना डिजिटलाइज़ेशन की तरफ मुड़ा हुआ है या फिर कितना प्रोग्रेस हुआ है डिजिटलाइज़ेशन में? ऑलमोस्ट 100% भी बोल सकते हैं, लेकिन 90% तो गारंटीड हुआ है डिजिटलाइजेशन। जब मैंने एजेंसी लिया था 1998 में, तब हम लोग लोगों को रिमाइंड करते थे, चेक या कैश कलेक्ट करते थे, डिपॉज़िट करते थे, रिसीट सब में पहुँचाने को जाते थे। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी पॉलिसी भी ऑनलाइन मिलता है, क्लेम भी ऑनलाइन सबमिट हो रहे हैं, मैच्योरिटी भी डायरेक्ट अकाउंट पे आ रही है और प्रीमियम तो आपको पता है, ऑनलाइन पे राइट। कर सकते हैं, ईसीएस में हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो डिजिटलाइजेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री पे हुआ है। जो सर्विसिंग के लिए दौड़ना पड़ता था, वो अभी नहीं हो रहा है। बहुत बहुत सारे काम आसान हो गए हैं। अच्छा और एक है मतलब ये मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि आज के तारीख में कि टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या टर्म इंश्योरेंस और ट्रेडिशनल प्लान में क्या अंतर है मोटा-मोटी? वैसे देखा जाए तो दोनों में बहुत अंतर है। टर्म इंश्योरेंस इज़ अ प्योर टर्म इंश्योरेंस, जो डेथ के बाद फैमिली को सपोर्ट करता है। वो तो होना ही चाहिए। मतलब अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखेंगे, कोई भी अपना फाइनेंशियल ट्रायंगल के हिसाब से, तो सबसे पहले आपके पास मेडिक्लेम और टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, राइट? लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, ले नहीं सकते, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस के लिए आपको इनकम प्रूफ कंपलसरी ज़रूरी है। तो आज भी बहुत सारे लोग हैं जो आईटीआर नहीं करते या जो सैलरीड नहीं है लेकिन आईटीआर भी नहीं करते, तो उनको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको इंश्योरेंस नहीं मिल सकता है। तो टर्म इंश्योरेंस तो बहुत ज़रूरी है। जो ट्रेडिशनल प्लान हम लोग बोलते हैं वो भी ज़रूरी है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस आपको मतलब अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन गरीब होने से ज़रूर बचाएगा। मेडिक्लेम आपको अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन गरीब होने से बचाएगा। उसके बाद में सेकंड लेयर जो आता है वो आता है सेविंग का। जैसे इन्फ्लेशन रेट को वो बीट नहीं करेगा, लेकिन जितना इन्फ्लेशन है उतना तो रिटर्न देगा, बराबर ना? और गारंटीड देगा। तो वो कैटेगरी में अपने ट्रेडिशनल प्लान बैठते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस का सेविंग हो सकता है, बैंक एफडीज हो सकता है, वैसे अपने ट्रेडिशनल प्लान भी वो कैटेगरी में बैठते हैं। और उसके बाद में फिर आपको जहाँ पे भी कंफर्टेबल हो आप, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये दोनों चीज़ें इक्वली ज़रूरी है। लास्ट में फिर से मैं वही बोलूँगा कि आपकी एग्जैक्ट नीड क्या है, उसके ऊपर बाकी सब डिपेंड आता है। आपको अगर कोई बंदा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा लायबिलिटी लेके बैठा है,
ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं कर सकता है, तो उसके लिए तो टर्म इंश्योरेंस लेना ज़रूरी ही है। या उसका इनकम कम है, सेविंग टाइप में वो अभी नहीं जा सकता है, कल जाएगा पता नहीं, लेकिन अभी नहीं जा सकता है। तो उसके लिए टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, और टर्म इंश्योरेंस इतना सस्ता है, लोगों को पता ही नहीं है। ओके। अभी अभी देखो इंश्योरेंस जब लेते हैं तो नॉर्मली लोग क्या ज़्यादा गलतियाँ करते हैं इंश्योरेंस लेते वक़्त? सबसे पहले गलती है कि किसी भी एडवाइज़र से लेना। दूसरी गलती है बैंक से या ऑनलाइन लेना, क्योंकि बैंक वाले का काम इंश्योरेंस बेचना नहीं है, और उसको इंश्योरेंस का उतना नॉलेज भी नहीं है। उसको जो टारगेट दिया गया है, इतना पॉलिसी करना है, वो उतना पॉलिसी के लिए आपको इंश्योरेंस बेचता है। ऑनलाइन जब आप खरीदते हो, थोड़ा सस्ता भी मिलता है ऑनलाइन, लेकिन जब क्लेम आता है, डेथ क्लेम स्पेशली, तो आपके घर वाले उतने एक्सपर्ट नहीं है जितने आप हो। बराबर। आप कंफर्टेबल हो कि मैंने ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदा है, मेरे पास इंश्योरेंस है, लेकिन इंश्योरेंस जब काम में आना चाहिए आफ्टर डेथ, तो आपकी फैमिली सफ़र होगी क्लेम सेटलमेंट के लिए, राइट? तो प्रॉपर एडवाइज़र अगर रहेगा तो क्लेम सेटलमेंट का पूरा हेल्प वो करेगा। जैसे मैंने पहले स्टोरी में बताया, जब मैं फुल टाइम हुआ था तो मैं चेक लेके गया था, वो प्रोसेस सब मैंने किए थे, और सारे एडवाइज़र्स ये प्रोसेस करते हैं। तो डेफिनेटली प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइज़र से इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। हो सके तो ऑनलाइन अवॉइड करना चाहिए, हो सके तो बैंक से इंश्योरेंस लेना अवॉइड करना चाहिए। हाँ, आपके फैमिली में कोई प्रोफेशनल है जो हेल्प कर सकता है, तो उसके भरोसे पे आप ले सकते हो। ओके। अभी मेरा प्रश्न अभी जो आपने उत्तर दिया उसी से थोड़ा-सा एक्सटेंशन है कि क्लेम सेटलमेंट करते वक़्त मतलब जब रिजेक्शन आता है तो ऐसे क्या-क्या चीज़ों का हमको पहले ध्यान रखना चाहिए ताकि क्लेम का रिजेक्शन कम आए या फिर ना आए? क्योंकि आफ्टर डेथ ये सारा प्रोसेस होता है नॉर्मली। तो उसके लिए मतलब ऐसा क्या है आपको लगता है कि जो नॉर्मली लोग गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट होता है? बहुत बार ऐसा होता है ना कि क्लेम रिजेक्ट के करने होने की वजह मोस्टली क्लाइंट या कभी-कभी एडवाइज़र भी होता है। ओके। बराबर। इंश्योरेंस ये एक एग्रीमेंट है कंपनी के और आपके बीच में, राइट? तो जब कंपनी आपका रिस्क एक्सेप्ट करती है, इसका मतलब आपको पॉलिसी इश्यू करती है, तो आपने जो भी बात बताया है, उस प्रपोज़ल फॉर्म के क्वेश्चंस का आंसर दिया है, वो सारे आंसर्स आपने दिए हैं और वो सही है ये मान के इंश्योरेंस कंपनी आपका इंश्योरेंस कर लेती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि छोटी-छोटी चीज़ें छुपाई जाती है, कभी अनकॉन्शियसली छुपाई जाती है, कभी जानबूझ के छुपाई जाती है। बराबर है ना? कोई प्रीवियस ऑपरेशन हुआ है, या कोई प्रीवियस एक्सीडेंट हुआ है, या कोई प्रीवियस डिसीज़ है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम उसका उस फॉर्म में मेंशन ना करना, ये सबसे बड़ी गलती है। पर जिसका बायपास सर्जरी हुआ है, उसको भी इंश्योरेंस मिलता है, मैंने दिया हुआ है। लेकिन लोग छोटी-छोटी बीमारी छुपाते हैं, और अगर अर्ली क्लेम आया, अर्ली क्लेम मतलब पॉलिसी निकालने से 3 साल के अंदर अगर नेचुरल डेथ होता है, तो उसको अर्ली क्लेम कहते हैं, और फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, और कहीं न कहीं वो मालूम पड़ता है, और वो टाइम में क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो क्लेम रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण अगर हम देखेंगे, तो जो पॉलिसी लेता है वही हो सकता है। कभी-कभी जो एडवाइज़र्स भी कभी-कभी एक आध, चलो छोटा पॉइंट है क्यों डिक्लेयर कर रहे हो, निग्लेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब क्लेम आता है तो ये पॉइंट छोटा नहीं होता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही-सही देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और सही इन्फॉर्मेशन दिए तो कोई भी कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। ओके। अभी देखो आजकल के यंग जनरेशन का ऐसा मानना है कि हमने अच्छा खासा सेविंग कर लिया है, हमने ठीक-ठाक इन्वेस्टमेंट भी कर लिया है, फिर भी हमको इंश्योरेंस की ज़रूरत है। डेफ़िनेटली है, जैसे मैंने थोड़ा टाइम पहले बोला था कि जो ट्रायंगल है आपका इन्वेस्टमेंट का, उसका बेस ही इंश्योरेंस है। अगर इंश्योरेंस नहीं रहेगा, देखो, बर्थ डेट तो सबको पता है, जाने की तारीख किसी को पता नहीं, और हर कोई जाने वाला ये भी सही है, राइट ना? तो अगर बर्थ डेट पता है, जाने की तारीख पता नहीं, तो जाने से पहले अगर अर्ली डेथ हो गया, तो फैमिली सफ़र करेगी, बराबर है? तो फैमिली को अगर आप सही में प्यार कर रहे हो, तो इंश्योरेंस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका कितना भी इन्वेस्टमेंट हो, कहीं पे भी हो, आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, एक सवाल मुझे आया था,
मैं एक बहुत अमीर घर में गया था ये सब बताने के लिए। और जनरली मैं इंश्योरेंस बताने के लिए जाता हूँ, तो मेरा अपॉइंटमेंट घर में रहता है, मैं घर वालों के सामने बात करता हूँ। अरे! और ये सब बात चल रहा था इंश्योरेंस का, तब उस क्लाइंट ने मुझे बताया कि मुझे तो इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं, मेरे पास इतना सब कुछ पड़ा हुआ है। तो उसकी वाइफ़ भी बैठी थी, मैंने बोला सर एक सवाल मैं भाभी जी को पूछूँ? तो बोले हाँ पूछो। तो मैंने भाभी जी को सवाल पूछा, भाभी जी आपके घर में नल में पानी 24 घंटा आता है? तो बोले हाँ 24 घंटा पानी आता है, ऊपर से टाकी भी लगी हुई है, हमारे यहाँ पे पानी कभी नहीं जाता है। तो भी आप कम से कम एक मटका तो भर के रखती है ना, क्या नहीं रखती? नहीं नहीं, वो तो रखना पड़ता है। तो बोला सर यही है, आपके पास बहुत सारा है, कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन एक मटका भाभी जी भर के रखती है, आपको भी कुछ तो इंश्योरेंस करके रखना पड़ेगा। सही। और एक सवाल ऐसा था कि ऑनलाइन इंश्योरेंस आजकल काफ़ी चल रहा है, मतलब जैसे कि डिजिटलाइजेशन बोल रहे हैं हम लोग, तो अभी ऑनलाइन भी काफ़ी सारे चल रहा है। तो ऑनलाइन इंश्योरेंस लेना बेटर है, या आप बोलोगे ऑफलाइन इंश्योरेंस एडवाइजर से एडवाइस लेके इंश्योरेंस लेना बेटर रहता है? मेरे ख्याल से इसके बारे में हमने अभी बात की है, लेकिन वही फिर से रिपीट करूँगा मैं। ऑनलाइन जब आप लेते हो, तो आप ऑनलाइन में एक्सपर्ट हो, लेकिन आपकी फैमिली नहीं है। जब भी क्लेम आता है, तो क्लेम जब आता है तो क्लेम का कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, वो प्रोसीजर्स कंप्लीट करनी है। अगर आप एडवाइज़र से लेते हो, तो वो आपको हेल्प करेगा उस प्रोसीजर में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ना, कि ऑनलाइन का फॉर्म भी आप खुद भरते हो ना, राइट। कहाँ पे येस करना है, कहाँ पे नो करना है। अगर एडवाइज़र सामने रहेगा तो वो आपको एडवाइस कर सके, इसके लिए तो उसको एडवाइज़र बोलते हैं ना। राइट। ऑनलाइन तो सब कुछ मिलता है ना, अभी आप गूगल पे डालोगे, बुखार आया कौन सी गोली ले लूँ, तो गूगल तो आपको सब कुछ बता देगा, फिर भी आप डॉक्टर के पास तो जाते ही है। सर अभी थोड़ा-सा मतलब फन मोड पे जाना चाहता हूँ, जैसे कि आपको ऐसा कौन-सा ऐसा मज़ेदार किसी ने क्वेश्चन पूछा जिसमें आपको लगा कि यार ये मज़ेदार क्वेश्चन है, और थोड़ा-सा मतलब ऐसा मज़ाकिया लगा, ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको आपके जब आप इंटरेक्शन करते क्लाइंट के साथ तभी आपको आया होगा? अ, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ जोक भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ऐसे भी घूमते हैं इंश्योरेंस एजेंट के बारे में। ऐसा एक जोक तो मेरे ख्याल से आपने भी सुना होगा। बहुत सारे एडवर्टाइज आते हैं ना यार, लोग भेजते हैं व्हाट्सएप पे, महीने का इतना भरो फिर आपको इतना मिलेगा, 10,000 हर मंथ भरो, फिर 25 साल के बाद आपको 1 करोड़ मिलेगा वगैरह वगैरह। तो किसी ने ऐसा रिप्लाई दिया था कि अभी आप मुझे 1 करोड़ दे दो, मैं आपको 25 साल 10-10 हज़ार रुपया दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे फनी रिप्लाई आते हैं। और भी एक है कि इंश्योरेंस एजेंट वो है जो अपने बेबी के सामने अपने मरने के फायदे बताते हैं। एक्चुअली ये सही है, फैक्ट है ये सर, फैक्ट है। फैक्ट है सर। लेकिन ये मतलब मजाकिया भी है, जोक भी है, लेकिन ये सही है। राइट, और अगर उसको नहीं बताएंगे तो और किसको बताएंगे, राइट। है ना? सर आपको अभी एक छोटा-सा चैलेंज देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आपके सामने ऐसा कुछ मौका आया कि आपके पास सिर्फ़ 1 मिनट है और आपको सामने वाले को बंदे को कन्विंस करना है कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए, 1 मिनट में 1 मिनट में। चलो आपको ही कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। चलो। आ, समझ लो, अभी हुँ। एक सचिन है, बुरा मत मानना, नहीं, नहीं। क्योंकि हम लोग इंश्योरेंस वाले हमेशा मौत की बात करते हैं। मैं तो हमेशा मेरा जब किसी बिजनेस ग्रुप में जाता हूँ, तो मैं खुद का इंट्रोडक्शन करता हूँ कि मेरा नाम जीवन है, लेकिन बात मौत की करता हूँ। और वो सही है, पता नहीं मेरा नाम जीवन कैसे रखा पिताजी ने, पता नहीं, लेकिन जितनी भी एलआईसी की पॉलिसी स्टार्ट होती है मेरे नाम से स्टार्ट होती है। अच्छा, है ना, हर पॉलिसी के पीछे जीवन लिखा हुआ होता है। तो यही एक जोक मैं आपको, मतलब ये सीरियस पॉइंट है एक्चुअली। यमराज ने आपको उठा लिया, ओके। बुरा मत मानना, लेकिन समझ लो, मान लो आपको लेके गए ऊपर, और वहां पे लेके जाने के बाद उनको गलती लगी कि अरे यार इसका तो डेथ 1 हफ्ता बाद में है, मैं इसको 7 दिन पहले ही लेके आया। तो यमराज आपको कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं कि सचिन जी मेरे से गलती हो गई, आपका डेथ तो 7 दिन बाद में है, मैं आपको फिर से नीचे छोड़ के आता हूँ। वो आपको नीचे छोड़ के आया, बराबर है? घर में आने के बाद आपने देखा फैमिली है ये सब, उनकी हालत क्या हुई थी आपके ना होने के बाद, वो सब देखा, और आपको देख के अभी वो खुश है, बराबर है ना? राइट। उनको बिलीव भी नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल आपसे है, अभी आपके पास 7 ही दिन है, क्योंकि आपको पता है मेरे जाने का डेट क्या है, 7 दिन बाद। बराबर है? 7 दिन बाद मुझे जाना है। तो ये 7 दिन में
अभी यहाँ पे आने के बाद अगर आपको मार्केट से कुछ खरीदना है तो आप सबसे पहले क्या खरीदोगे? ये सही है क्योंकि कि आपको पता है ना, अभी जब मुझे पता ही नहीं है तो इंश्योरेंस को मैं बहुत निगलेक्ट करता हूँ। लेकिन राइट। अगर मुझे जैसे मेरा बर्थ डेट पता है, वैसे अगर मुझे मेरा डेथ का डेट पता है, तो कोई भी मरने से पहले इंश्योरेंस खरीदना चाहता है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, 2 लोग हैं जो आपके पीछे पड़े ज़िंदगी भर, ओके। बराबर? एक जो आपको दिखता है, एक जो आपको दिख नहीं रहा है, बराबर? जो दिखता है उसको आप अवॉइड कर रहे हो, जो दिख नहीं रहा है वो आपको पता ही नहीं है लेकिन वो आपके पीछे पड़े। ये 2 लोग कौन है मालूम है? कौन? एक है इंश्योरेंस एजेंट और एक है यमराज। आप इंश्योरेंस सबसे पहले किसको मिलना चाहोगे? एडवाइजर। ऐसे बहुत सारे किस्से हो सकते हैं। नहीं, आपने सही में मतलब मैं कन्विंस हो सकता हूँ इसमें ऑलमोस्ट। तो इसके बाद में हम लोग बैठेंगे और चलो कम से कम एक तो पॉलिसी मेरा यहाँ पे। सही है। और एक ऐसे ही है कि आपको ऐसा कोई सवाल जो एकदम अजीब लगा हो, यार बोला ये कैसा सवाल आता है, इंश्योरेंस आप पिच कर रहे हो किसी को, तो ऐसा कोई अजीब सवाल आपको पूछा गया है कि ऐसा कोई सवाल है क्या? नहीं, ऐसे सवाल तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन हर सवाल के जवाब नहीं होते हैं। तो जब हम लोग इंश्योरेंस बताते हैं, इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस बताते हैं, इंश्योरेंस जिसको हम लोग लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं, एक्चुअली ये नाम मुझे थोड़ा गलत लगता है, क्योंकि किसी के लाइफ का हम लोग इंश्योरेंस कर ही नहीं सकते। वो तो जब जाना ही जाता है। इंश्योरेंस उस चीज़ का होता है, उस लोगों का होता है जो पीछे बाकी है, जो यहाँ पे है, अपने पीछे अपने रिश्तेदार, अपनी फैमिली मेंबर, बराबर ना? तो इंश्योरेंस उनका होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग सब कुछ समझाते हैं, लेकिन सामने वाला बंदा क्या बोलते हैं मालूम है? वो अपना एक डायलॉग है ना, जिसने चोच दी वो दाना भी देगा, बराबर। बराबर ना? तो उनका वो देख लेंगे ना, ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे लोगों को इंश्योरेंस कन्विंस करना मुश्किल ही है, तो उनको छोड़ देना चाहिए उनके हाल पे। क्योंकि अगर फैमिली के बारे में हम लोग इतना सब समझाने के बाद भी अगर वो ये बोले कि जिसने चोट दी है वो उनको चारा भी देगा, उनका वो देख लेंगे, तो इनको क्या समझाना है ना? इंश्योरेंस से रिलेटेड ऐसा कौन सा मिथ है जो आपको लगता है कि ये मिथ, आज मौका है आपके पास, ऑडियंस है सामने, सारे ऑडियंस आपको देख रहे हैं, तो ऐसा कौन सा मिथ है जो आप वो मिथ तोड़ना चाहते हो? वही, सबसे पहले तो सिर्फ मरने के बाद ही पैसा मिलता है इंश्योरेंस में। ऐसा कुछ नहीं है, आप जिंदा है तो भी इंश्योरेंस से पैसा मिलता है। हर प्लान का एक खासियत है। तो आप कौन सा प्लान ले रहे हो और किस चीज़ के लिए, किस ज़रूरत के लिए ले रहे हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इंश्योरेंस ये चीज़ नहीं है कि जब चाहो तब मिले, बराबर ना? इंश्योरेंस तब मिलता है जब आपको ज़रूरत नहीं है। जब आपको ज़रूरत है तब शायद इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया और तब आपको लगता है अरे यार ये मेरे पास इंश्योरेंस होना चाहिए, हो सकता है शायद तब आपको ना मिले। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मुझे ज़रूरत नहीं है तब ये लेना चाहिए, जब ज़रूरत आएगी तो वो काम में आएगा। राइट। ऐसा कोई आपको ऐसा जोक याद आता है, या फिर आप जब महफिल में बैठे हो आपके एडवाइजर के इसमें, तब आपको लगता है ऐसा कोई जोक जो इंश्योरेंस से रिलेटेड हो और आप जब भी सुनाते हो तो लोग हंसते हैं? हाँ, वैसा एक एक मराठी फ़िल्म का किस्सा है। अभी मुझे एग्ज़ैक्टली नाम नहीं पता है वो फ़िल्म का, लेकिन मैंने देखा है। सीन मुझे अभी भी याद है कि एक कपल है, हाँ, लड़का-लड़की दोनों गार्डन में बैठे हैं, दोनों की प्यारी-प्यारी बातें चल रही है और ये सब चलता है और बाजू से गार्डन है तो बाजू से एक साँप निकल जाता है। तो साँप झट से निकल जाता है, तो साँप का और ये दोनों का कोई लेना-देना अभी तक नहीं है। लेकिन वो जो हीरोइन है, उसने वो साँप को जाते टाइम देखा, हीरो ने भी देखा। तो हीरो फिर भी उसको बात कर, लेकिन उसका ध्यान हीरो के बात में नहीं जा रहा है। वो बार-बार पीछे मुड़ के देख रही है जहाँ पे साँप गया। तब हीरो का एक डायलॉग आता है, बार-बार पीछे मुड़ के मत देखो देखो, वो फिर से नहीं आएगा। वो साँप है, इंश्योरेंस एजेंट नहीं है। तो मतलब इंश्योरेंस एजेंट बार-बार आपके पीछे आता है, ये सही है, लेकिन वो बार-बार पीछे इसके लिए आ रहा है क्योंकि आप
आपकी फैमिली को सिक्योर करे। एक किस्सा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। 98 में मैंने एजेंसी ली और 2013 से मैं मेरे जैसे एडवाइज़र रिक्रूट भी करता हूँ। तो एलआईसी ने मुझे वो अथॉरिटी दी है एडवाइज़र रिक्रूट करने की। तो मेरा एक एडवाइज़र था, उसको मैंने अच्छा खासा ट्रेनिंग भी दिया और वो फील्ड में गया, पहला ही साल था उसका। और वो फील्ड में गया और मुझे जाते टाइम बोला कि मैं एक ऐसे बंदे के पास जा रहा हूँ, जो हमारे गाँव का एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है। राइट? तो उसके पास मैं पॉलिसी बताने को जा रहा हूँ। तो वो गया और उस पर्सन ने ये इंश्योरेंस एजेंट को बोला कि बेटा, अच्छा खासा ग्रेजुएशन किया है, तो अच्छा खासा जॉब कर लेना, ये भीख माँगने का धंधा क्यों कर रहे है? मतलब बहुत सीरियस डायलॉग था वो, ये भीख माँगने का धंधा क्यों कर रहे हैं? और वो इंश्योरेंस एजेंट इतना डिप्रेस हो गया और तुरंत वो वहाँ से निकला और रात को 11 साढ़े 11 बजे मुझे फ़ोन किया, सर ऐसा-ऐसा हो गया, तो कल से मैं ये फील्ड छोड़ रहा हूँ। मैं बोला, बिंदास छोड़, ये फील्ड तेरे लिए नहीं है, लेकिन एक बार मुझे मिल के जा। दूसरे दिन सुबह वो मिलने को आया मुझे और फिर से उसने वो सब रोते हुए चेहरा करके वो डायलॉग बताया। मैं बोला, उनको जाके एक ही चीज़ बोल, आपके ना होने के बाद आपके फैमिली को भीख माँगने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए आज मैं भीख माँग रहा हूँ। क्या बोलते हैं? तो उस एक डायलॉग से वो मोटिवेट हो गया और अभी करीबन 12 साल हो गए वो मेरे साथ इंश्योरेंस एजेंसी फुल टाइम कर रहे हैं। सही है। सर, हमारी टीम ने कुछ पब्लिक जो नॉर्मल पब्लिक है उनके पास से कुछ सवाल लिया, उनको बताया कि हमारे पास से एक जाने माने इंश्योरेंस एडवाइजर का हम इंटरव्यू करने वाले हैं, तो उनके पास से कुछ सवाल, अगर उनको जो लगता है जो भी सवाल वो पूछ सकते हैं, तो उन्होंने उनके कुछ सवाल है, तो वो सवाल अभी हम देखेंगे उनका, और मैं चाहता हूँ कि उसका जवाब आप दे दें। ज़रूर, ज़रूर। मैं सेल्फ ज्योति। मेरा एक डाउट था, मुझे ये पूछना है कि टर्म इंश्योरेंस लेना बेहतर है या ट्रेडिशनल एलआईसी पॉलिसी? एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन सवाल ये है ना कि टर्म इंश्योरेंस तो पहले बहुत ज़रूरी है, लेना ही चाहिए। लेकिन ट्रेडिशनल प्लान की भी आपको अगर ज़रूरत है, वो आपका जो प्रोफेशनल एडवाइज़र है, वो आपकी सिचुएशन देख के, आपका इनकम देख के, आपकी आने वाली नीड देख के डिसाइड करेगा। तो दोनों चीज़ ज़रूरी है। एक इंसान के पास कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, तो लोग बोलते हैं, अरे मेरे पास 4 पॉलिसी है, 5 पॉलिसी है, लेकिन एक्चुअली रिस्क कवर कितना होना चाहिए, बराबर ना? मैं एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला बताता हूँ। सिंपल फ़ॉर्मूला है, आप आपके हिसाब से इसको कैलकुलेट करो कि आपको रिस्क कवर कितना होना चाहिए। जस्ट एक एग्ज़ाम्पल, एक बंदा कोई है जो महीने का 1 लाख रुपया कमाता है, बराबर है? जो बंदा 1 लाख रुपया महीने का कमाता है, उसका 10 टू 20% उसका खुद का एक्सपेंसेस है, ओन एक्सपेंसेस। अगर वो कल नहीं रहा, वो 20,000 रुपया नहीं चाहिए, बराबर? मतलब जो 80,000 बचा, वो उसके फैमिली के लिए है। उसमें उसके फैमिली के सारे खर्चे चलते हैं, बच्चों का एजुकेशन होगा, उसका हाउसिंग लोन होगा, या जो भी घर का किराना सामान वगैरह सब जो भी है, वो 80,000 में से होता है और उसी में से हो सकता है वो 5-10 हज़ार रुपया सेव भी करता होगा। तो ये सारी अमाउंट जो है वो फैमिली की है। कल अगर हम ना रहे, तो भी उनको 80,000 आना चाहिए। इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, आपका इनकम माइनस आपका ओन एक्सपेंसेस, मतलब 1 लाख रुपया अगर है, तो माइनस 20,000, बचा 80,000 मल्टीप्लाई बाय 200, मतलब 1,60,00,000 का आपको लाइफ कवर होना चाहिए। आप प्रीमियम कितना भर रहे हो, प्लान कौन सा लिया, दैट इज डिफरेंट पार्ट, लेकिन आपका लाइफ कवर होना चाहिए 1,60,00,000 का। अब सवाल ये आता है कि इतना ही क्यों, कम क्यों नहीं चलेगा, बराबर? तो इसका जवाब यह है कि आज की तारीख में अगर हम देखेंगे, तो रेट ऑफ रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 6% गारंटेड मिल रहा है आज की तारीख में। कल वो और कम हो जाएगा, क्योंकि कंट्री जैसे जैसे डेवलप होगी, इंटरेस्ट रेट डाउन होंगे। तो 6% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अगर 1,60,00,000 का इंश्योरेंस है, तो गारंटीड मिलेगा 1,60,00,000 नॉमिनी को, कम से कम 1,60,00,000 मिलेगा। और 1,60,00,000 को अगर आप 6% से कहीं इन्वेस्ट करोगे, तो आपको कितना मिलेगा? हर साल का 9,60,000 मिलेगा। उसको अगर आप 12 से डिवाइड करोगे, तो वो 80,000 आएगा। तो ये सिंपल फॉर्मूला है कि इंश्योरेंस कितना चाहिए। इसमें और डीप में आप जा सकते हैं, लेकिन अगर रफली देखेंगे, तो जो भी इनकम आप फैमिली के दे रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 200, इतना आपको मिनिमम इंश्योरेंस होना चाहिए।
फिर प्लान कौन सा सिलेक्ट करना है वो आपका एडवाइज़र बताएगा। माई सेल्फ साहिल और मैं बीएमए स्टूडेंट हूँ फ्रॉम बीके बिरला कॉलेज कल्याण। और मेरा एक डाउट था कि क्या एलआईसी पॉलिसी रिटायरमेंट के बाद का एक अच्छा ऑप्शन है? एलआईसी पॉलिसी रिटायरमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन है, कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए शायद नहीं भी है। लेकिन कुछ-कुछ प्लान ऐसे किए जा सकते हैं जो आपको लाइफ टाइम गारंटेड रिटर्न दे सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ लाइफ टाइम एंड गारंटेड, बराबर है? तो वो हर एक की सोच के ऊपर निर्भर है, लेकिन मुझे पता है मेरे हिसाब से एलआईसी के कुछ ऐसे बढ़िया प्लान हैं जो गारंटेड लाइफ टाइम रिटर्न आपको दे सकते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि गारंटेड दे सकते हैं। मतलब अगर आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 20 साल बाद में आज का इंटरेस्ट रेट तो नहीं रहेगा, लेकिन ये प्लान में लाइफ टाइम तक आपको आज का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो हो सकता है ना कि रिटायरमेंट की बात जब आती है तब बहुत सारी चीज़ें आती है। कुछ अमाउंट गारंटीड चाहिए, कुछ अमाउंट फ्लेक्सिबल चाहिए, क्योंकि बीमारी वो टाइम में कुछ भी आ सकती है, तो उसके लिए भी कुछ अमाउंट सेव चाहिए। तो ये ऐसा नहीं हम लोग तय कर सकते, जब तक उस बंदे का सिचुएशन नहीं दिखेंगे तब तक उसको प्रॉपर एडवाइस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एलआईसी पॉलिसीज रिटायरमेंट के लिए डेफिनेटली काम में आ सकती है। मेरा नाम रुपेश है। मेरा एक सवाल था कि मैं मेरी एलआईसी पॉलिसी डिटेल ऑनलाइन कैसे चेक कर सकता हूँ? हाँ, डेफिनेटली आप आपके डिटेल्स ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। एलआईसी का कस्टमर पोर्टल है, आप कस्टमर पोर्टल डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपके पॉलिसी रजिस्टर कर लीजिए, फिर आप ऑनलाइन चेक कर सकती है। और आप बहुत सारे चेंजेस भी ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे कि आपको एड्रेस चेंज करना है तो आप ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं। आपका वैल्यू उसका कितना हो गया, मैच्योरिटी कभी आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। या आपको टैक्स बेनिफिट के लिए स्टेटमेंट चाहिए, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम देविका है, मैं एक वर्किंग वुमन हूँ। मेरा एक सवाल था कि क्या एलआईसी पॉलिसी टैक्स फ्री होती है और इसके टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं? रिटर्न्स कुछ 2 साल पहले इंश्योरेंस के सारे रिटर्न्स, मैं एलआईसी की नहीं बात कर रहा हूँ, इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। तो इंश्योरेंस के सारे रिटर्न्स टैक्स फ्री थे। लेकिन अभी 2 साल पहले कुछ रूल्स, टैक्सेशन के रूल्स में चेंजेस आ गए कि अगर आपका ईयरली प्रीमियम 5 लाख से ज़्यादा है तो रिटर्न्स आर टैक्सेबल, और 5 लाख के अंदर है तो रिटर्न्स आर टैक्स फ्री। तो वो एडजस्ट कर सकते हैं सब, डिपेंड्स आप कौन सा प्लान ले रहे हो, क्या कर रहे हो उसके ऊपर है। लेकिन 5 लाख के अंदर अगर साल का प्रीमियम है तो रिटर्न सर टैक्स फ्री हो सकते हैं। और अभी आप जो प्रीमियम भरते हो तो आईटी के हिसाब से टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है। लेकिन ये जो रूल है ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, तो गवर्नमेंट के रूल चेंजेस होते रहते हैं, तो जो रूल आज है वही रूल कल रहेगा, इसका कोई ये नहीं। लेकिन मैं फिर एक बार बोलूँ कि टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस मत लो। अभी इसके लिए मैं अगर टाइम है तो मैं एक स्टोरी बताऊं। राइट, तो देखो ऐसा है ना कि टाइटैनिक पिक्चर आप सबने देखा है, हर किसी ने टाइटैनिक पिक्चर देखा है ना? टाइटैनिक का ऐसा जहाज था जो सैर के लिए निकला था समुद्र में, और उसका जो ओनर था उसका कहना था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। लेकिन वो जहाज पे करीबन 2500-2600 लोग थे, ओनर के साथ सब रईस लोग थे उस कंट्री के। और आगे जाके एक आइसबर्ग से वो टाइटैनिक टकरा गया, और आगे के 1 घंटे में 500 से करीबन 1600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। 500 के आसपास लोग बच गए। अभी सवाल मेरा आपसे है कि जो लोग की मौत हो गई उसकी वजह क्या है? आइसबर्ग टकराना मतलब द एक्सीडेंट। हाँ, हम लोग बोल सकते हैं कि टाइटैनिक के डूबने की वजह से 1600 लोग मरे, सही है। अगर टाइटैनिक के डूबने से 1600 लोग मरे तो 500 लोग क्यों बच गए? यस, लाइफ बोट अवेलेबल था, लेकिन लाइफ बोट कितना अवेलेबल था? सिर्फ 500 लोगों को बचाने के लिए अवेलेबल था, बराबर। अगर सफिशिएंट लाइफ बोट्स होती थी तो शायद टाइटैनिक डूबता था लेकिन लोग बच जाते थे। तो सर, हम अपने फैमिली के टाइटैनिक है और हमारे फैमिली मेंबर है जो उसके पैसेंजर्स है, बराबर ना? टाइटैनिक डूबे लेकिन पैसेंजर्स ना डूबे, इसके लिए हमें लाइफ बोट्स चाहिए। मैं कोई लाइफ बोट बेचने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं इंश्योरेंस बेचता हूँ। इंश्योरेंस इज़ अ लाइफ बोट फॉर यू। तो इंश्योरेंस खरीदते टाइम टैक्स बचाने के लिए मत खरीदो, जितना ज़रूरी है उतना खरीदो।
मेरा नाम शंकर है। एक्चुअली मेरा एक इंश्योरेंस रिगार्डिंग एक सवाल है। अगर मेरा इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें और इसे अवॉइड कैसे करें? सबसे पहले तो टाइम के पहले प्रीमियम भरना चाहिए। फॉर्म भरते टाइम सब सही इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। कोई भी छोटा-मोटा बीमारी है तो वो डिक्लेयर करना चाहिए। कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए और वक़्त के पहले उसका ड्यू डेट रहता है, ग्रेस पीरियड में मत जाओ। बिफोर द ग्रेस पीरियड आपका प्रीमियम आप पे करेंगे, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपका कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती है। एंड दीपाली, मुझे ये जानना है कि एक अच्छा इंश्योरेंस एडवाइजर बनने के लिए कौन-सी क्वालिटी होनी चाहिए? अच्छा इंश्योरेंस एडवाइज़र बनने के लिए कौन-सी क्वालिटी होनी चाहिए? ऐसे तो सबसे पहले फ्रेंडली होना चाहिए कि हम लोगों को मिलना चाहिए, रिलेशन मेंटेन करना चाहिए और नॉलेज लेना चाहिए क्योंकि विदाउट नॉलेज तो कोई भी चीज़ पॉसिबल हो नहीं सकती। प्रोफेशनल बनने के लिए आपको उस फील्ड का नॉलेज लेना चाहिए और रोज़ सीखते रहना चाहिए। हर टाइम अगर सीखते रहेंगे क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि इंश्योरेंस एजेंसी लेने के लिए कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा कंडीशंस नहीं है। आप 10th पास भी हो तो भी एक छोटा-सा एग्ज़ाम पास कर लो, आप इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं। लेकिन उस फील्ड का नॉलेज अगर आपके पास नहीं है, तो फिर आप अच्छे इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकते। अ, तो सर आपसे काफ़ी सारा हमको समझ में आया कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्या है, कैसा है। मैं थोड़ा आपके फ़र्म के बारे में या आपके ग्रुप के बारे में जानना चाहता हूँ जिसका आपने नाम जीवन संजीवनी रखा हुआ है। तो ये एग्ज़ैक्टली जीवन संजीवनी करता क्या है? यस, एक्चुअली कैसा है कि मेरा नाम जीवन है, पर वो तो मैंने रखा नहीं है। लेकिन मेरे ऑफ़िस जब मैंने ऑफ़िस डाला या मेरा टीम है, तो टीम के लिए कोई नाम देना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने नाम दिया जीवन संजीवनी। क्योंकि हम लोग संजीवनी का मतलब क्या है कि अगर आपको पता होगा ना संजीवनी बूटी जो रामायण में भी हनुमान जी ने लाई थी लक्ष्मण जी को ज़िंदा करने के लिए। तो वो संजीवनी क्या करती है कि मतलब मरे हुए को ज़िंदा करते हैं बोल सकते हैं हम लोग। अभी हम जिस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं वो फील्ड में अगर कोई किसी का डेथ होता है तो उसको तो हम ज़िंदा नहीं कर सकते, लेकिन उसके जो फैमिली मेंबर है, उनके लिए तो हम लोग सपोर्टिव काम कर सकते हैं। एक बात ध्यान देने जैसी है कि जब कोई ब्रेड अर्नर का डेथ हो जाता है, तो एक इंसान नहीं मरता है, वहाँ पे 3 लोगों की मौत होती है। एक तो किसी का हस्बैंड की मौत होती है, एक किसी का फादर की मौत होती है और हो सकता है किसी का लड़का भी निकल गया, है ना? तो हमें लगता है एक इंसान निकल गया, लेकिन वो एक इंसान नहीं है। वो किसी का फादर है, किसी का हस्बैंड है, किसी का बच्चा है और ये पूरी फैमिली को इम्पैक्ट होता है। तो ये पूरी फैमिली को हमारा इंश्योरेंस संजीवनी देता है। इसके लिए हमने उसका नाम मेरे फर्म का नाम जीवन संजीवनी रखा और उसका स्लोगन भी है, जीवन संजीवनी वी इंश्योर योर स्माइल। तो हम लोग आपका लाइफ इंश्योरेंस नहीं करते, हम लोग जो आपके पीछे है उनका स्माइल इंश्योरेंस करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बोलता हूँ जीवन संजीवनी वी इंश्योर योर स्माइल, है ना? और सर अभी करीबन 13 ईयर हो गए हम लोग, मतलब मेरे जैसे एडवाइज़र मैं रिक्रूट कर रहा हूँ और स्पेशली एलआईसी के साथ मैं काम करता हूँ और केयर हेल्थ के साथ काम करता हूँ। तो ये दोनों कंपनी में मतलब मेरा एक ऐसा जगह है जीवन संजीवनी जहाँ पे एक एग्ज़ाम पे आप लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों कर सकते हो और उसका पूरा ट्रेनिंग वगैरह जो भी है वो सब अपना इन हाउस ट्रेनिंग है। मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ उसके बारे में, मार्केट में जाके कैसे सेल करना है, कैसे बात करना है, प्रोडक्ट के बारे में वो सब अपना इन हाउस है। तो इसकी वजह से जो एडवाइज़र्स है, जो एजेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं उनका सक्सेस का रेशो अच्छा होता है और इस फील्ड में बहुत अच्छा करियर कर सकते हैं। और लेटेस्ट अभी 1 साल पहले एलआईसी ने एक नया बीमा सखी करके एक नया कंसेप्ट लाया है। तो फॉर लेडीज़ अगर वो इंश्योरेंस एडवाइज़र बनते हैं, तो उनको हर महीना 7,000 स्टाइपेंड भी मिलेगा और जो इंसेंटिव मिलता है, जो कमीशन मिलता है, वो भी मिलेगा। तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका है खुद का इनकम करने का क्योंकि जो हाउसवाइफ़ है, तो उसको तो हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड के या किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है ना? जब खुद का इनकम होता है, तो वो समाधान जो सैटिस्फैक्शन कुछ अलग ही होता है। तो मैं एक अपील भी करना चाहूँगा इसकी वजह से कि जो भी हाउसवाइफ्स है या अगर किसी को भी एक्स्ट्रा अर्निंग करना है, तो डेफ़िनेटली आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको पूरा सारा ट्रेनिंग दूँगा और अग चलो ऐसा समझ लो कि आपने घर लिया और हाउसिंग लोन लिया,
तो अगर 50,000 आपका महीने का हाउसिंग लोन का ईएमआई है, तो ईएमआई भी अगर आप निकाल सकते हो और दूसरों को हेल्प करते करते अपनी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है, तो एक बहुत बढ़िया मौका है इंश्योरेंस एडवाइज़र बनने का और अपने फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करने का। तो थैंक यू सचिन, आपने आपके बैठक में मुझे बुलाया और हमारे जैसे एडवाइज़र्स की आवाज़ रखने को भी यहाँ पे मौका दे दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्स्ट्रा अर्निंग करने की इच्छा है लेकिन कहाँ जाए उनको पता नहीं है, तो उनके लिए भी एक मौका देने के लिए आपने मुझे यहाँ पे चांस दिया। तो और एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि अ, अगर आपको खुद की पेंशन की लाइफ टाइम के लिए प्रोविज़न करनी है और वो भी विदाउट इन्वेस्टिंग योर ओन मनी, तो मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि विदाउट इन्वेस्टिंग योर ओन मनी अगर आपको अपनी लाइफ टाइम पेंशन की प्रोविज़न करनी है, तो आप डेफिनेटली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से और जीवन संजीवनी से जुड़ जाइए। वंस अगेन फिर एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सचिन, और आपके बैठक में ऐसे ही आप बार-बार मुझे बुलाते रहेंगे ऐसी आशा करता हूँ। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। तो दोस्तों ये कहानी थी हौसला की, जज्बात की और कभी ना रुकने वाली मेहनत की। और जीवन सर से हमने ये देखा कि अगर इरादा आपका बुलंद हो तो आप सड़क से उठ के भी आप आसमान तक जाके आप सितारे छू सकते हो। उनकी ज़िंदगी से हमें ये समझ में आता है कि सक्सेस ये डेस्टिनेशन नहीं है, सक्सेस इज़ अ कंटिन्यूअस जर्नी। जज्बात, कहानी और दिल की बात हर हफ्ते होगी नई बैठक सचिन के साथ। मिलते हैं अगले हफ्ते नए एपिसोड में एक नए चेहरे के साथ।